नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, कोलकाता में ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन तथा मैं मोमेंटम ऑर्थो केयर का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। मोमेंटम ऑर्थो केयर हमारी टीम की नाम है, जिसमें हम लोग 4-5 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, बहुत सारे अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और हमारी यही चेष्टा है कि हम आपको हमारे देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑर्थोपेडिक सर्जरी सबसे वाजिब मूल्यों में हम आपको दे सकें। और हमारा सेंटर ये कलकत्ते में है, तो आप कहीं भी से भी हो, आप जरूर ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता आए। तो इसके पहले हमने काफी कुछ वीडियोस किया है और आज जिस पर हम परिचर्चा करेंगे वो है घुटने का आर्थराइटिस, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो घुटना हमारे शरीर की सबसे बड़े जॉइंट्स में से एक है, सबसे बड़े जोड़ों में से एक है। तो ये घुटने समय के साथ घिसते हैं, जैसे गाड़ी दौड़ने से गाड़ी के पहिए घिसते हैं, वैसे घुटने भी हमारे एक उम्र के बाद घिसते हैं, जिस प्रक्रिया को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वेयर एंड टेयर का आर्थराइटिस है और कभी कभी कम उम्र में भी घुटना घिसता है, जैसे कुछ जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक आर्थराइटिस, क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक जुवेनाइल आर्थराइटिस, ये सारे कुछ और भी तरह के आर्थराइटिस हैं जिसमें कम उम्र में भी घुटना घिस सकता है। घुटने अगर हम घुटने की बनावट देखें तो ये हमारे घुटने की बनावट है। दो हड्डियों का ये संधि स्थल, ये हमारा घुटना है, बाहर में दो लिगामेंट्स हैं और अंदर में ये कार्टिलेज और लिगामेंट कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारे घुटने की बनावट है। ये कार्टिलेज और लिगामेंट्स जो हैं वो किसी भी तरीके से घिस सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन प्रक्रिया है, जैसे हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो है उम्र के साथ घुटने का घिसना। कभी कभी ये जल्दी भी घिस जाता है, जिसे हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी मन घुटने में फ्रैक्चर हो गया हो और वो जल्दी घुस गया, लिगामेंट इंजुरी हो गया हो, वो जल्दी घिस गया हो। और कभी कभी जैसा कि हमने देखा कुछ जेनेटिक आर्थराइटिस में भी घुटना जल्दी घिस सकता है, जैसे जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारे आर्थराइटिस में घुटने बहुत जल्दी भी घिस सकते हैं। तो ये घुटने की घिसने की जो प्रक्रिया है ये एक दिन की नहीं है, ये काफी दिनों की होती है। ये घुटना जब घिसना शुरू होता है तो पहले अर्ली स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज में घुटने की आर्थराइटिस होती है और फिर ये जब और ज्यादा बढ़ते रहता है तब फिर ये एडवांस स्टेज में चला जाता है। तो प्रथमतः हमें क्या होता है कि चलने फिरने में दर्द होता है, स्पेशली सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता है। दर्द के बाद फिर घुटने में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है, मुड़ना कमने लगता है, जिसे हम एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का घिसना के स्टेजेस हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है, पहले वो अर्ली स्टेज है, आरंभ का स्टेज है, बीच का स्टेज है और फिर वो एडवांस मॉडरेट स्टेज है, एडवांस स्टेज है। तो अर्ली स्टेज में हम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और कुछ कोलाजन पेप्टाइड डाइटरी सप्लीमेंट्स ये सब का हम यूज करते हैं। पर जब ये एडवांस स्टेज हो जाता है तब हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, इस घिसी हुई सतह को, ये जो दो हड्डियों के बीच जो घिसी हुई सतह है, इस घिसी हुई सतह को हम एक नए सतह से तब्दील करते हैं, नए सतह से परिवर्तित करते हैं। इसका नाम ही नी रिप्लेसमेंट है। ये आप अगर देखें तो घुटने में जो दो हड्डियों के बीच जो घिसी हुई सतह है, इसे हम नए सतह से परिवर्तित करते हैं, इसका नाम ही नी रिप्लेसमेंट है। और ये सतह का परिवर्तन है, मतलब ये सतह का परिवर्तन है। बाकी जो मसल्स लिगामेंट्स हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं और ये सतह का परिवर्तन है। अतः इसका सही नामांकन नी रीसरफेसिंग है। बेसिकली ये नी रीसरफेसिंग है। और इसके साथ हम क्या करते हैं, टेढ़ापन को रीअलाइन करते हैं। जैसे घुटने के आर्थराइटिस में पैर जो सीधा होना चाहिए ऐसे टेढ़ा होने लगता है, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, तो उसे हम फिर से रीअलाइन करते हैं, सीधापन करते हैं। तो घुटने आर्थराइटिस की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डिसबैलेंस, मतलब बैलेंस का क्रमशः कमना, लंगड़ा के चलना और दर्द। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे ये सारी चीजें बढ़ते रहती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो मेन समस्या है वो इस घिसे हुए सतह को वापस लाने की कोई दवाई हमारे पास नहीं है। तो तब हमें क्या करना होता है, मतलब इसकी कोई दवाई नहीं है और जितना समय जाएगा ये और बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। मतलब घुटने का घिसनापन और टेढ़ापन दोनों बढ़ते रहता है। इसकी वजह से चाल में डिसबैलेंस होता है, लंगड़ा के चलना, गिरने का रिस्क रहता है। सबसे बड़ी जो समस्या है गिरने का रिस्क रहता है। और जब हमें घुटने के दर्द की वजह से या घुटने में डिसबैलेंस, चलने की प्रॉब्लम की वजह से जब हमारे डेली रूटीन अफेक्टेड होने लगे, हमें बाहर जाने के लिए अगर सोचना पड़ रहा है घुटने की दर्द की वजह से, हम जाएं न जाएं, जाएं न जाएं, हमारा डेली रूटीन, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, हमारा सोशल लाइफ, ये सारी चीजें अगर डिस्टर्ब होने लगे तब फिर हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अतः नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब पड़ती है, जब घुटने के आर्थराइटिस की वजह से, घुटने के दर्द की वजह से, घुटने चाल में डिसबैलेंस या चाल चलने में
समस्या की वजह से, लंगड़ा के चलने की वजह से, गिरने का रिस्क होने की वजह से हमारे डेली रूटीन अफेक्टेड हो रहा है, मतलब हमारा प्रोफेशनल लाइफ, हमारा सोशल लाइफ या हमारा डेली एक्टिविटीज अफेक्टेड हो रहा है, तब फिर हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट का कोई उम्र नहीं है, जब जरूरत है तब उसे करना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर जो हम देखते हैं वो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब एक उम्र के साथ घुटने का घिसना, वो 50 साल के बाद जनरली होता है। पर कभी कभी ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी भी हो जाता है, किसी का 40 साल की उम्र में भी घुटना घिस सकता है, किसी का 60 साल की उम्र में भी घुटना घिस सकता है। और कभी कभी हमें मिलता है जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह के जेनेटिक आर्थराइटिस जिसमें 25 साल की उम्र में भी घुटना घिस सकता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि घुटने का प्रत्यारोपण, मतलब घुटना नी रिप्लेसमेंट, हमें तब करना पड़ेगा जब इसकी जरूरत है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, चाहे उम्र कुछ भी हो। उम्र अगर अगर हमें 30 साल में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो हमें 30 साल में भी नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हमें अगर 70 साल में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो 70 साल में भी करना पड़ेगा। हमें 40 साल में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो 40 साल में भी करना पड़ेगा। हमें 50 साल में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो 50 साल में भी करना पड़ेगा। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट का उद्देश्य है टू रेस्टोर पेनलेस एंड स्टेबल मूवमेंट, मतलब आपकी चलने को नॉर्मल करना, चाल को नॉर्मल करना और दर्द रहित करना, दर्द को से मुक्ति देना। तो ये मतलब ये तब जरूरत है जब इंसान सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ है। मतलब अगर आपको घुटने की वजह से आपके काम काज में, आपके सोशल लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है और आपका उम्र अगर 50 साल है, 45 साल है, तब भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपके आज का जो लाइफ का वैल्यू है, 40 साल में उम्र में जो लाइफ का आपकी जो वैल्यू है, 45 साल 50 साल की उम्र में जो लाइफ की वैल्यू है, वो 70-75 साल की उम्र में जो लाइफ की वैल्यू है उससे ज्यादा है। तो हम आपको अभी ठीक रहना होगा, और अतः जब जरूरत है तब करना पड़ेगा। और इस संदर्भ में एक पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र थोड़ा ज्यादा होती है, जैसे 70 साल, 75 साल, 80 साल। तो उनके केस में क्या होता है कि घुटने के अर्थराइटिस की वजह से गिरने का रिस्क रहता है, गिर करके दूसरे जगह फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है, फ्रैक्चर नेक फीमर, फ्रैक्चर ह्यूमरस, ये सारे जगह फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है। तो उस केस में भी नी रिप्लेसमेंट की बहुत जरूरत है, ताकि वो घर में चलते हुए गिर न जाए और दूसरी जगह फ्रैक्चर ना हो जाए। तो हम जब भी नी रिप्लेसमेंट सीनियर, स्पेशली अगर सीनियर सिटीजन्स में करते हैं या फिर किसी के भी करते हैं, तो हमें सेफ्टी का ख्याल सबसे ज्यादा रहता है। हम ऑपरेशन के पहले सारे फुल बॉडी चेकअप करते हैं, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ये सारे सब कुछ सही होने के बाद ही, सब कुछ ऑप्टिमाइज होने के बाद, मैं, मेरा मेडिकल टीम, मेरे एनेस्थेसिस्ट सब लोग देखते हैं, तभी इसके बाद ही हम नी रिप्लेसमेंट में आगे बढ़ते हैं। ये नी रिप्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और एक टोटल नी रिप्लेसमेंट। 80 to 90% केसेस में हम जो ऑपरेशन करते हैं वो टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, और कभी कभी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से भी काम निकल सकता है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की ये फायदा है कि उसमें नेचुरल फीलिंग ज्यादा होता है, लेकिन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट केवल 10% केसेस में ही हमारे सर्जरी में होता है, बाकी 90% में टोटल नी रिप्लेसमेंट ही होता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट में जैसा कि हमने देखा, इस घिसी हुई सतह को एक नए सतह से हम परिवर्तित करते हैं, इसका नाम है टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब ये जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा क्वेरी आते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट में सबसे अच्छा इम्प्लांट कौन सा है, सबसे अच्छा वाला इम्प्लांट कौन सा है, हमें वही दे दीजिए। तो हम आपको हमेशा सबसे अच्छा वाला इम्प्लांट देंगे, लेकिन इम्प्लांट का चॉइस सर्जन का होता है। अतः आपकी डिफॉर्मिटी कैसी है, उसमें मोबाइल बियरिंग नहीं चाहिए, ना फिक्स्ड बियरिंग नहीं चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये सर्जन ही डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है, नी रिप्लेसमेंट का जो रिजल्ट्स है, चाहे वो उसकी सर्वाइवरशिप, मतलब कितने दिन चलेगा और कितना दिन कैसे वो चलेगा, कितना अच्छा रिजल्ट होगा, ये सब कुछ प्रेसिजन पर डिपेंड करता है, मतलब ऑपरेशन की बारीकियों पर। क्योंकि ये पूरा पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये पूरा पूरी मैकेनिक्स है। ये जो इम्प्लांट के साइजिंग है, प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जॉइंट लाइन जो है पूरा परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्रॉपर साइजिंग, बैलेंसिंग, ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी है बजाय इम्प्लांट के ब्रांड के। अर्थात मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैकेनिक्स, मैकेनिकल जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। अतः सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो सर्जन की एक्सपर्टीज, सर्जन की एक्सपीरियंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ है हमारे साथ जो हम इम्प्लांट को फिक्स करते हैं, जैसे जो इम्प्लांट को हम फिक्स करते हैं ये बोन सीमेंट के सहारे किया जाता है हड्डी में, तो ये सीमेंटेशन टेक्निक भी बहुत जरूरी है। ये सीमेंटेशन टेक्निक हम जो यूज करते हैं वो वैक्यूम असिस्टेड सीमेंट मिक्सिंग टेक्निक का यूज करते हैं, बेस्ट क्वालिटी के सीमेंट्स यूज करते हैं, ताकि वो उसकी इम्प्लांट की जो मियाद है वो 20-25 साल आराम से चले, 20-25-30 साल चले। और
अगर किसी को जरूरत पड़े तो 20, 25, 30 साल के बाद वो दूसरी बार भी किया जा सकता है, जिसे हम रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। वो भी इक्वली सक्सेसफुल है। इसके साथ हाई प्रेसिजन के लिए हम अभी रोबोटिक आर्म से सर्जरी कर रहे हैं। हम अभी रेगुलरली रोबोटिक आर्म से सर्जरी कर रहे हैं, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर रहे हैं। ये नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स कई एक तरह के होते हैं, वो एनाटॉमिकल डिजाइन कई एक तरह के होते हैं। एक जैसे कि हम लोग करते हैं ये इम्प्लांट जो है ये फिक्स्ड बियरिंग है, मतलब इसकी 3 कंपोनेंट्स हैं, एक मेटल, दूसरा मेटल और बीच में अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन होता है। अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन होता है। ये पॉलीथिलीन हम लोग हाई लाइफ के लिए विटामिन ई पॉलीथिलीन देते हैं। ये मेटल 2 तरह के होते हैं, एक है कोबाल्ट क्रोमियम मेटल, एक है कोबाल्ट क्रोमियम मेटल और एक है टाइटेनियम नियोबियम मेटल। तो जो आपके लिए, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो मेटल कोबाल्ट क्रोम हो या टाइटेनियम नियोबियम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट एक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इम्प्लांट के डिजाइन, आपके लिए कौन सा इम्प्लांट बेस्ट है। जैसे एक इम्प्लांट हम लोग आजकल यूज करते हैं, ये बहुत एडवांस इम्प्लांट है, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये है मोबाइल बियरिंग नी। मोबाइल बियरिंग नी मतलब जो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट थे वो फिक्स्ड बियरिंग थे, ये इम्प्लांट ऐसे ऐसे बस घूमते थे। और अभी मोबाइल बियरिंग नी है, इसमें इम्प्लांट ऐसे ऐसे घूमता है और ये ऐसे भी घूमता है, पालथी मार के बैठने के लिए ऐसे भी घूमता है। तो ये इम्प्लांट मोबाइल बियरिंग नी जो है, इसके 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूमता है और ये एक ऐसे भी घूमता है। और इसमें ये लो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस नी है, मतलब इसमें जो सरफेस एरिया है कॉन्टैक्ट का वो मैक्सिमाइज होता है, अतः फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस मिनिमाइज होता है। तो ये सबसे एडवांस इम्प्लांट है मोबाइल बियरिंग नी, ये हम रेगुलरली यूज करते हैं और ये बहुत कम जगह पे यूज होता है। लोग इसे कहते हैं एलसीएस, लो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस मोबाइल बियरिंग नी, इसकी 40 से 45 साल तक फॉलोअप है। तो ये सबसे एडवांस नी इम्प्लांट हम यूज करते हैं, रेगुलरली यूज करते हैं मोबाइल बियरिंग नी। तो कभी कभी क्या होता है कि किस पेशेंट के लिए मोबाइल बियरिंग नी जरूरत है और किस पेशेंट के लिए फिक्स्ड बियरिंग नी जरूरत है, ये हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट के डिफॉर्मिटी के अनुसार होता है। फिक्स्ड बियरिंग नी में भी हमने बहुत रिसर्च किया है। अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो मीडियल पाइवॉट नी है, ये मीडियल पाइवॉट नी है। तो ये नेचुरल नी की तरह, नेचुरल नी के किनेमेटिक्स को मिमिक करता है, ये पूरा नेचुरल नी की तरह काम करता है। ये नी रिप्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कशंस किया। हम ये भी ख्याल रखते हैं कि हम पेशेंट्स को की पूरा नी रिप्लेसमेंट के जो प्रोसीजर है उसको पूरा पेनलेस रखें। इस पेनलेस रखने के लिए हम लोग हाई क्वालिटी नर्व ब्लॉक यूज करते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड से नर्व को देख करके सेलेक्टिव सेंसरी नर्व ब्लॉकेड, फ्यूमरल कैनाल ब्लॉकेड, पॉप्लिटियल ब्लॉकेड, ये सारे ब्लॉकेजेस हम लोग यूज करते हैं ताकि वो पेनलेस हो। ऑपरेशन के पहले दर्द का दरवाजा हम बंद कर देते हैं ताकि दर्द ना आ सके, और पूरा एक्सपीरियंस को पेनलेस रखने की कोशिश करते हैं। हम पिछले 18 साल से, मैं डॉक्टर संतोष कुमार कलकत्ता में पिछले 18 साल से 2006 से मैं नी रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। मैं ज्यादातर नी रिप्लेसमेंट अभी रोबोटिक आर्म से करता हूं और ज्यादातर केसेस में दोनों घुटना एक साथ करता हूं। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों घुटना एक साथ करना सटीक है या उचित रहेगा या एक एक करके। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि दोनों घुटने में काफी टेढ़ापन है, मतलब जो ऐसे सीधा होना चाहिए इतना टेढ़ा है, तो फिर दोनों एक साथ करने से दोनों फिर वापस सीधा हो जाता है, दोनों घुटना समान हो जाता है। तो ये एक फायदा होता है, दोनों एक साथ करने से एक बार में हो जाता है। रिकवरी साइमल्टेनियस होता है, मतलब जैसे कि हम आपको, जहां तक की रिकवरी की बात है, जैसे हम आज ऑपरेशन करें तो आपको आज आज से ही या कल से चला देंगे, मतलब सुबह को अगर ऑपरेशन करें तो शाम को या फिर नेक्स्ट दिन से हम आपको चला देंगे। वो एक करने से भी हम आपको नेक्स्ट दिन से चला देंगे, दोनों एक साथ करने से भी हम आपको नेक्स्ट दिन से चला देंगे। तो दोनों एक साथ भी हम कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। एक एक करके करने से फिर अगर दूसरे की जरूरत है तो कुछ महीने के बाद दूसरा भी हम कर सकते हैं। पर दोनों एक साथ करने से रिकवरी साइमल्टेनियस होता है, मतलब जैसे एक करने से भी हम नेक्स्ट दिन से अगर चला देते हैं तो दोनों करने से भी नेक्स्ट दिन से चला देते हैं। दोनों घुटना एक साथ होने से नॉर्मली 5-6 दिन हम रखते हैं और एक एक करके करने से 3-4 दिन रखते हैं। दोनों घुटना एक साथ हम अगर करते हैं तो सिंगल सिटिंग में करते हैं, क्योंकि हमें ऑपरेशन करने में एक घुटना में एक साइड में 15-20 मिनट समय लगता है और ये पूरी प्रक्रिया 1 घंटे के अंदर में दोनों घुटना हो जाता है, सिंगल एनेस्थीसिया में हो जाता है। तो यद्यपि दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है पर ये मेडिकली ये एक सर्जरी है, मेडिकली ये सिंगल सर्जरी है। तो ये एक एडवांटेज होता है दोनों घुटना एक साथ करने से। पर एक एक करे करना इज इक्वली गुड और वो अपना चॉइस है। और ऑफ कोर्स दोनों घुटना एक साथ करने के पहले हम सारे मेडिकल टेस्ट कर लेते हैं, और पेशेंट शुड बी रीजनेबली बी फिट, जैसे कि हीमोग्लोबिन रीजनेबली अच्छा होना चाहिए,
किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन, ये सब सारी चीजें रीजनेबली अच्छी होनी चाहिए दोनों घुटना एक साथ होने के लिए। तो ये सारी चीजें देख करके ही हम फाइनली डिसाइड करते हैं। हम पिछले 18 साल से कलकत्ता में नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। कलकत्ता ही हमारी सेंटर है। हमारे टीम का नाम मोमेंटम ऑर्थो केयर है और पिछले 18 साल में हम लोगों ने, मैं और मेरे टीम ने 50,000 से ज्यादा नी रिप्लेसमेंट्स किए हैं, जो हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स है। और हमारी ये चेष्टा है कि हम इंडिया के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को सबसे अच्छे तरीके के, सबसे अच्छे नी रिप्लेसमेंट्स हम आपको अवेलेबल करा सकें, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया के लोगों को। हमारा बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सारे लोगों को मोस्ट एडवांस स्टैंडर्ड की नी रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे आपको पूर्वी भारत में ही कलकत्ता में अवेलेबल करा सकें। हमारे हमारे यहाँ पे सारे इंश्योरेंसेस के टाई अप्स हैं, सारे इंश्योरेंसेस के टाई अप हैं, और उसके साथ जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं है उसे भी हम सबसे वाजिब दामों में करते हैं, सबसे रिजनेबल प्राइस में करते हैं। और इतने कम प्राइस में इतनी हाई क्वालिटी की काम पूरे दुनिया में शायद कहीं नहीं होती है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड घुटना हो, आप जरूर हमारे साथ कलकत्ता में आए और मैं मोस्ट प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आपको दूंगा और मैं ठीक कर दूंगा। आप आपके कलकत्ता में अगर आपको आना हो और कहीं रहने की व्यवस्था है, करनी है, सारी चीजें, सारी व्यवस्था हमारा टीम है, हम करते हैं। हमारा पूरा टीम है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन के लिए। आजकल हम स्टिचलेस सर्जरी भी करते हैं जिसमें सिलाई काटने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीजें अब हम आपको उपलब्ध कराते हैं कलकत्ता में। तो आप जरूर कलकत्ता में आए और हमारी इन सेवाओं का फायदा लें। धन्यवाद।